तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले अपने साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही जिस मुद्दे का चयन करते हैं हम उस पर बहस करते हैं, और यही नहीं, पब्लिक के मंच के जरिए अपने घर से आप यानी हमारे दर्शक जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे और धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में मेरे साथ जुड़ेंगी प्रज्ञा टिब्रेवाल जयपुर से, चारू प्रज्ञा भोपाल से, अनुज ललितपुर से, रंजीत राजपूत लखनऊ से। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका सबका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बता दूं आज का विषय क्या है। विषय है तालिबान, क्योंकि आज तालिबान की सरकार बननी थी लेकिन नहीं बनी। आज नहीं बल्कि कल अब सरकार बनाने का ऐलान करेगा तालिबान, और जितने भी प्रमुख आतंकवादी तालिबान और अलकायदा से जुड़ रहे हैं वो सब कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। उनमें से ही एक प्रधानमंत्री होगा, मुल्ला बरादर, जिसे मुख्य वार्ताकार अमेरिका ने नियुक्त किया था 2018 के अंदर। लेकिन अब क्या, अब भारत के लिए चुनौती क्या है? भारत के लिए चुनौती यह है कि बीबीसी को दिए इंटरव्यू के अंदर यह कहा है तालिबान ने कि कश्मीर के लोगों का उनको नैतिक सपोर्ट रहेगा, भले से वो सशस्त्र सपोर्ट के फेवर में ना हो, लेकिन यह कहना भी काफी है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच के मसला बताया था कश्मीर को। लेकिन अब तालिबान के पाकिस्तान के कान उभेटने के बाद सुर बदल गए हैं इस मसले पर। ऐसे में भारत के लिए क्या चुनौतियां होंगी, कैसी तालिबानी सरकार बनेगी, और क्या इसे इंसानियत के पहलू पर परखा जा सकता है? आज इसी पर बहस होगी। सुसाइड बॉम्बर, कार बम, बैरल बम, सुसाइड वेस्ट, ये ट्रेलर है तालिबान के टेरर की। जी हां, तालिबान के आतंकियों ने गाड़ी के अंदर हजारों किलोग्राम विस्फोटक रखकर उसे कार बम बना दिया। वहीं खुले ट्रकों पर बम बारूद से दुनिया को दिखा दिया कि उसका असली चेहरा क्या है। लगातार तालिबान अपने सुर और चाल दोनों बदल रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान जेलों से सारे आतंकी और खासकर जो आईएस के साथ जिनका संबंध था उनको रिहा कर दिया गया। इस बीच पाकिस्तान के नापाक एजेंडे के सुर में सुर मिलाते हुए कश्मीर पर भी तालिबान ने बयान देना शुरू कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है, मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर या किसी और देश में मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार तालिबान के पास है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक बैठक हुई थी। अफगानिस्तान से अमेरिका के रातों रात वापसी के साथ ही तालिबान ने जीत का जश्न मनाया है। तालिबान के इस चेहरे के पीछे पाकिस्तान की बड़ी भूमिका साफ दिखती है। तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमत हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अफगानिस्तान को दुनिया मदद करे। साफ है इसके पीछे भी गहरी साजिश है। जबकि अफगानिस्तान में अब औरतें भी अपने हक के लिए सड़कों पर तालिबान लड़ाकों के खिलाफ उतर आई हैं। इसी तरह तालिबान पैसों के खातिर चीन पर अपनी निर्भरता जाहिर कर चुका है। उसे पता है कि अफगानिस्तान के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफगानिस्तान में भुखमरी और गरीबी का नया भयानक दौर शुरू हो चुका है। चाइना ने ये पहले से ही बंदोबस्त करके रखा था कि हम आपको मदद करते हैं और आप हमसे दूर रहो। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने से उपजे हालात को लेकर भारतीय सेना की उत्तरी कमान भी इस वक्त पूरी तरह नजर बनाए हुए है। देश की बहस में चर्चा है कि तालिबान के हाथ में सत्ता की चाबी आते ही उसने इंसानियत पर ताला जड़ना शुरू कर दिया है। यानी क्या माना जाए, तालिबानी लीडर और लड़ाके गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से अपना रंग बदल रहे हैं। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या तालिबान के सत्ता में आने पर आतंकवाद बढ़ेगा? हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ पूर्व डिप्लोमेट
अचल मल्होत्रा जी जुड़ गए हैं मेरे साथ, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट देव कार्लेकर जो कि यूएस से जुड़े हैं वो जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मायद अली पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, मेरे साथ जुड़ेंगे अब्दुल समद याकूब साहब, फाउंडिंग मेंबर है पीटीआई के और स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ सनाफ हारून जी जुड़ेंगी जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले मायद अली साहब के पास जाना चाहूंगा। मायद अली साहब, कल आपने परेड देखी होगी जो अफगान टेलीविजन पर दिखाई गई, सुसाइड जैकेट का मुजाहरा किया जा रहा है, वहां पर बम का मुजाहरा किया जा रहा है, कार बम का मुजाहरा किया जा रहा है। तो अब की बार अफगानिस्तान में सुसाइड बमर सरकार? नहीं, उनके पास है क्या दिखाने के लिए? मतलब मेरा ख्याल है कि वो वैसे सिंबॉलिक थी ये। इनके पास है क्या? उनके वो यही चीजें हैं जो इस्तेमाल करते रहे हैं, यही उनके हथियार हैं। इसी तरीके से यही अफगान की जनता को मिलेगा रिटर्न गिफ्ट, और यही अमेरिका को मिलेगा रिटर्न गिफ्ट, यही ब्रिटेन को मिलेगा, यही वेस्टर्न कंट्रीज को मिलेगा। देखिए, हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर बहुत कुछ होता है। ये तोहफे अमेरिका के ही दिए हुए हैं सारे। मतलब अगर अमेरिका को मिलेगा तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अगर अमेरिका ये सारा कुछ 20 साल में ना करता तो ये आज तमाशा ना बनता जो बना हुआ इस पूरे खत्ते का। और मुझे बड़ा दुख है कि अमेरिका इस खत्ते को बिल्कुल बदहाली में और एक अजीब सी सूरत हाल में छोड़ के चला गया है। और दूसरा, तालिबान के देखिए, मैंने फिर आपको कहा है कि पहले भी बात की थी ये कि गवर्नमेंट्स बनती हैं, पीछे उनके पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है। अभी तो उनकी गवर्नमेंट भी नहीं बनी है, ये तो एक शो ऑफ पावर दिखाना था उन्होंने कि जी देखिए काबुल में हम आ गए हैं और हम अब कंट्रोल में हैं, और जो उनके हाथ में था वो उन्होंने लोगों को दिखा दिया। अल-कायदा के फाउंडर मेंबर, तालिबान के फाउंडर मेंबर, आईएसआईएस से जुड़े हुए लोग, लश्कर से जुड़े हुए लोग, हक्कानी से जुड़े हुए लोग जब सरकार में होंगे तो वो सरकार क्या बनेगी सर? वो तो आतंकवादियों की कैबिनेट बनेगी। तो बिल्कुल आपकी बात, देखिए आतंकवादी आप कह रहे हैं, मैं उससे कोई उस पर ज़्यादा बहस नहीं करूंगा। मैं ये करूंगा कि कहूंगा कि जो उनके ज़हनी जो उनकी हालत है, या जो सोचते हैं, या जो उनका मंशूर है इस्लाम का लाना, जो द काइंड ऑफ इस्लाम दैट दे हैव इन देयर माइंड, जो पहले भी करते रहे हैं, उन्होंने वहीं जाना है वापस। मतलब हम ये आप जो कह रहे हैं दिखावा देखो क्या उन्होंने देखिए, एक सोच होती है किसी हुकूमत के पीछे, एक आइडियोलॉजी होती है, उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब उसमें अगर ख़वातीन की जगह नहीं है, यानी कि मतलब औरतों के लिए जगह नहीं है, या उसमें कहीं टॉलरेंस कम है किसी चीज़ के लिए, तो ये उनका सिस्टम है। मैं बड़े मुल्कों में देखता हूँ जहाँ फाशिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, हम उनको भी तो देखते ही हैं, ये भी ऐसे ही है। अगर आप उनको छोड़ जाएंगे इस तरह हाई एंड ड्राई बीच में, तो जाहिर है उन्होंने कब्जा किया पूरे मुल्क के ऊपर, पैदल चल के वो काबुल तक आ गए हैं, और सारी जगह पंचीर में अब जंग हो रही है, कत्लो खून भी वहाँ शुरू हो गया जो पहले नहीं हुआ था। तो कल को जब वो अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे तो जाहिर है वो वही करेंगे जो उन्होंने आना, अपने एजेंडे पे वापस आएंगे। चलिए मायद अली साहब, कि वो जो मुझे खुशी है कि कोई पाकिस्तानी एनालिस्ट ये बोल रहा है, वरना आप तो उनको फ्रीडम फाइटर और पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान के लोग नवाजते हैं। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो कश्मीर जीत के हमें देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि एक व्यक्ति साफगोई से एक्सेप्ट कर रहा है कि कैसी अफगानिस्तान की सरकार होगी। मायद साहब, ऐसे ही है बिल्कुल। मैं जो कह रहा हूँ मैं गलत तो नहीं कह रहा। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। उससे मेरा इख्तलाफ हो या मैं उसके साथ हूँ, वो एक अलग बात है, मगर उनकी सोच है। आप उनको किस तरह, उनके दिमाग से कैसे निकाल सकते हैं उस सोच को? बिल्कुल, उस सोच को कैसे निकाल सकते हैं। और देव कार्लेकर जी, अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। देव कार्लेकर, आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब अमेरिका में कभी भी बम फट सकता है, क्योंकि वो सोच जो अफगानिस्तान में आपने कंटेन करने की कोशिश की, अब आप उसी को सत्ता देके वापस आ चुके हैं। दीपक जी, सबसे पहले आपने मुझे न्यूज नेशन के मंच पे आमंत्रित किया, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी पत्रकारिता पिछले दशकों, फॉर फ्यू डेकेड्स वी आर वाचिंग इट एज एन एनआरआई। आप यूएस में आते हैं तो आप जो तजुर्बा है और आपका जो बैलेंस्ड व्यू है वह भी एक बहुत अच्छा लगता है सुन के आपको। मेरा जो व्यू होगा, as a भारत मूल का अमेरिकन सिटीजन, so it will be a balanced view between the two great nations. देखिए, पिछले 2 दशक से अमेरिका ने वहां पे along with the NATO forces 2 ट्रिलियन से ज्यादा हमने पैसे खर्च किए
हमारे 2400 से ज्यादा सैनिक वहां पे मार्टियर हुए, 20,000 से ज्यादा हमारे सोल्जर्स वुंडेड हुए। हमने उनको स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग दी पिछले 20 सालों से। 3 लाख से ज्यादा फौज थी जिनके पास मॉडर्न वेपनरी, ट्रेनिंग बाय द फाइनेस्ट ऑफ द आर्मी, और उन्होंने बिना कुछ एफर्ट्स किए अपने हथियार डाल दिए, कंप्लीट सरेंडर किए। ये भगोड़ों की अगर सेना होगी, अगर जज्बा नहीं होगा, ऑल दे वर डूइंग वर हैंड आउट फ्रॉम द अमेरिका। जब तक पैसे आ रहे थे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, मजे मार रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे पैसे खत्म, पता चला यूएस जाएगा, उन्होंने सरेंडर कर लिया। तो हम और क्या कर सकते हैं? अमेरिका को क्या इंटरेस्ट होगा अफगानिस्तान में? अमेरिका को इंटरेस्ट यही है कि जो अमेरिका के एलाइज है, भारत अगर आप देखें, या फिर फार ईस्ट एशिया में ताइवान, सिंगापुर, इनकी सुरक्षा के लिए हम पे थे। हमारे ऊपर जो 9/11 का अटैक हुआ उसको हमने खत्म करने के लिए पहले अफगानिस्तान में गए, तब पता चला पाकिस्तान में उसामा छुपा था, उसके घर में जाके उसको मार डाले। तो इतना करने के बाद अगर आप देखें, जब उनकी सेना को नहीं फाइट करना चाहती है तो हम कितना समय और दे? दूसरी बात, मुझे देव कार्लेकर जी, आप जितनी मासूमियत से बात कर रहे हैं उतनी मासूम है नहीं अमेरिका। अमेरिका अफगानिस्तान में इसलिए नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान में तेल नहीं है। अमेरिका में जो नेचुरल रिसोर्सेज है अभी उसका इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन इंटरेस्ट जागेगा वो फिर से अफगानिस्तान में चलाएगा। आश्चर्य मल्होत्रा जी, क्या अमेरिका इतने भोले हैं जितना देव कार्लेकर जी बन रहे हैं अभी? और ये कह रहे हैं कि हमारा एलाई तो इंडिया है, जबकि वॉर ऑन टेरर में उसका सबसे बड़ा एलाई पाकिस्तान रहा है, जिसके घर में घुस के उन्होंने उसामा बिन लादेन को मारा। नहीं, देखिए दीपक जी, मैं देव कार्लेकर साहब का जो नैरेटिव है उसको परले सिरे से रिजेक्ट करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी देव साहब, आप बहुत दिन से ये नैरेटिव बना रहे हैं कि हमने तो $2.3 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए, हमने तो अफगानिस्तान को ये दिया वो दिया, वही भाग गए। आप ये क्यों नहीं मानते कि आपके प्रेसिडेंट ने 29 फरवरी 2020 को कि इतना घटिया एग्रीमेंट साइन किया, इतना फ्लॉड एग्रीमेंट साइन किया आपने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दुनिया की सुपर पावर होने के बावजूद या एटलीस्ट क्लेम करने के बावजूद आपने एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट में आपने ड्यूली इलेक्टेड सरकार को शामिल नहीं किया, और उस एग्रीमेंट को आपने उस सरकार के ऊपर थोप दिया और कहा कि आप अपना घर संभालो, हमारा काम हो गया, हमने अपनी सिक्योरिटी और सुरक्षा को सिक्योर कर लिया। तालिबान ने कहा कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, आप हमें धीरे धीरे आ जाने दीजिए। इस फ्लॉड एग्रीमेंट की क्यों नहीं बात करते आप? जो बिडेन भी चाहते तो इस एग्रीमेंट को ट्वीक कर सकते थे, बदल सकते थे, थोड़ा बहुत अपने विड्रॉल को लिंक कर सकते थे इस बात के साथ कि जब तक अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव शांतिपूर्वक तरीके से सरकार नहीं बन जाएगी हम अपना कंप्लीट नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो घुटने टेक दिए, आप लोगों ने तो सोच लिया। और देख साहब, मैं तो बहुत ही आई एम अम्यूज्ड, आप कह रहे हैं आप अफगानिस्तान में भारत और ताइवान की वजह से थे, आप हमारे पे एहसान कर रहे हैं। कमाल कर दिया आपने। आप इंडो पैसिफिक में आपने अब आपका फोकस जो है इंडो पैसिफिक पे है। चाइना के अगेंस्ट आप इंडिया की पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं और आप हम पे एहसान जता रहे हैं कि अफगानिस्तान में आप हमारे से थे, आप अपनी वजह से थे और आप अपनी ही वजह से निकले हैं वहां से। तो मैं माफी चाहता हूं, आप इस तरह का गलत नैरेटिव मत फैलाइए। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कोई भी इसको डाइजेस्ट नहीं करेगा। और देव कार्लेकर, अचल जी मैं एक और बात देव कार्लेकर साहब को कहना चाहता हूं। बरगाम एयरबेस जो दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरबेसेस में से एक है, वो सजाकर आपने चाइना के हवाले कर दिया है। कल परसों से चाइना उसको इस्तेमाल करने लगेगा। देव कार्लेकर जी, आपने तो बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी लाई भारत के लिए। और 31 अगस्त से पहले जुलाई में ही छोड़ के भाग गए आप उसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जुलाई में ही छोड़ दिया आपने और हैंड ओवर भी नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं अफगानियों को। तो आपने तो मोरल डाउन कर दिया ना उनका। और आप करप्शन की बात करते हैं, आपको 20 साल में पता नहीं लगा वहां करप्शन है? आपको नहीं पता लगा ये 3 लाख जो सैनिक है आधे से ज्यादा ऑन रोल है ही नहीं, सिर्फ तनख्वाह पाने के लिए बैठे हुए हैं वहां पे। आपने डिमोरलाइज किया, आपने सब कुछ किया, आप आंखों से देखते रहे और उसके बाद जब निकल गया तो सारा ठीकरा आपने अफगानियों के सिर पे फोड़ दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं देव कार्लेकर जी से। मेरे साथ सना हारून जी भी जुड़ गई हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले देव कार्लेकर।
बताइए, आपने तो बरगाम एयरबेस को सजा के अफगानियों की चाइना के हाथ में दे दिया है। देखिए दीपक जी, मैं यही कहना कि द टाइम हैज कम। मैं भारत मुल्क का सिटीजन हूं। जो मेरा व्यू पॉइंट होगा वह अमेरिका और भारत के प्रति हम और क्या कर सकते हैं। उंगलियां तो आप उठाओगे, जब दूसरे की तरफ एक उंगली उठाते हो 4 उंगलियां आप पे भी उठेंगी। भारत ने क्या किया पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में? सिर्फ अमेरिका का दायित्व है? वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या तो भारत की है ना। तो जब भारत ने पूरे सालों से, हजारों सालों से मदद की है, अफगानिस्तान की संसद, अफगानिस्तान की सड़क, अफगानिस्तान के पावर प्रोजेक्ट, अफगानिस्तान की सड़कें, अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने तैयार किया? आप तो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे के अपने पैसे वापस अमेरिका ही पहुंचा रहे थे। भारत ने तो नहीं किया ऐसा। भाई साहब, अमेरिका के साथ भारत भी जुड़ा था। मैं वही कह रहा हूं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा है। यह समय है इस क्राइसिस मोमेंट पे भारत और अमेरिका टू शो द सॉलिडारिटी। देखो, तालिबान 45,000 से ज्यादा अफगानी भारत में अभी अजाइलम ले रहे हैं। 1.5 लाख से 2 लाख अफगानी अमेरिका में अजाइलम लेंगे। उसमें 1% भी अगर तालिबान या फिर शरिया या फिर आईसिस के प्रति सहानुभूति रखता है, आप सोचिएगा हजारों की संख्या में लोग। जब अमेरिका ही आईसिस के प्रति सहानुभूति रख रहा है तो बाकी लोग क्या कर लेंगे भाई? जब अमेरिका ही तालिबान के प्रति सहानुभूति रख रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका 1267 का रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस का भूल गया, जिसमें तालिबान और अलकायदा दोनों साथ साथ के आतंकवादी हैं। गुरमीत सिंह जी एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर अमेरिका ही तालिबानी सोच को बढ़ाएगा तो उस सोच के लोग अमेरिका नहीं पहुंचेंगे क्या? दीपक जी, देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि एक बहुत स्पष्ट रूप से कि जो वहां पर छोड़ के गए हैं अमेरिका, जो हथियार, जो टेररिज्म की सोच, जो रेडिकलाइजेशन की सोच, क्या सोचा है कि ये थ्रेट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सबसे बड़ी जो विफलता रही है अमेरिका की वो ये है कि वो 20 साल में अगर उनको कोई सक्सेस मिली तो वो सिर्फ अबोटाबाद में मिली, जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया। लेकिन ये समझ ही नहीं सके कि टेररिज्म की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। जो पाकिस्तान ने अपना प्रॉक्सी, झूठ, डिनायबिलिटी का जो उन्होंने एक स्टेट स्ट्रेटजी किया था, उसको अमेरिका आज तक नहीं समझ सका है। और मैं कहूंगा कि स्थिति को इस हालत में छोड़ के गए हैं कि आने वाले समय के अंदर में जो टेररिज्म, जो रेडिकलाइजेशन, जो ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको छोड़ के गए हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने 26 अगस्त को सुसाइड अटैक किया है, वो आगे जाके क्या करेगा? और देखिए, जिस स्थिति में आप इस पूरे इलाके को छोड़ के गए हैं, जिस स्थिति में आप इस इलाके के अंदर में टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और ये जो सोच, एमिरेट की सोच जो छोड़ के जा रहे हैं, इसका आखिर में अंत क्या होगा? जिस प्रकार आपने सिचुएशन क्रिएट किया यहाँ पर, आपने तो जो चाइना है, जो रशिया है, उन ईरान है, उनको सब वो टेररिस्ट के साथ में खड़ा करके गए हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन को आप ये सोचिए कि अभी जो चुनौतियां हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर में इतने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके पीछे जो उनका सरगना जिसने उसको ऑर्गेनाइज किया है, उसके ऊपर तो आपको कोई एक्शन किया नहीं है। लेकिन इसका क्या होगा इफेक्ट इस इलाके के अंदर में? और एक बात पक्की है, ये जो टेररिज्म, रेडिकलेशन की जो लहर है, इससे दुनिया बिल्कुल अछूती नहीं रहेगी। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो विफलता ये रही है कि आपने पाकिस्तान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, जिस प्रकार से उसने बेधड़क हर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया और जिस प्रकार से सपोर्ट किया है, ये सबसे, देखिए, आपकी हो सकता है आपके इंटेलेक्चुअल में आप बहुत बड़ी सोच रहे होंगे कि हाँ डिसीजन ठीक था, अभी आप शिफ्ट कर देंगे इंडो पैसिफिक रीजन के। लेकिन जो काम करने का तरीका था ना, जो एक नैरेटिव को एक ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करना चाहिए, जिस प्रकार से इवैक्यूएशन को एग्जीक्यूट किया है, जिस प्रकार फाइटिंग वहां से विड्रॉल किया है, वो ठीक नहीं किया है। ठीक है, मैं इसी बात पर आगे बढ़ूंगा जनरल साहब, लेकिन उससे पहले सना के पास जाना चाहता हूं। सना, अभी जॉब रॉबसन जो कि ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी विदेश मंत्री, उनका बयान आया है कि ब्रिटेन ने कह दिया है कि वो तालिबान को मान्यता नहीं देगा। हाँ, तो शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि भाई अगर दुनिया ने मान्यता नहीं दी तो फिर आप देखिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। धमकी देना अभी से शुरू कर दिया कुरैशी साहब ने, आप क्या कहेंगे?
आप अपना सवाल थोड़ा सा रिपीट करेंगे, मुझे आपकी ऑडियो बहुत कम आ रही है दीपक। सना जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ब्रिटेन ने अभी कहा है कि वो तालिबान को मान्यता नहीं देगा एक सरकार के तौर पर। कुरैशी साहब ने आज ही कहा है कि अगर दुनिया ने मान्यता नहीं दी तो बहुत खतरनाक होगा। क्या पाकिस्तान ने अभी से धमकी देनी शुरू कर दी है कि तालिबान को मान्यता दो वरना सबके घर आतंक पहुंचेगा? देखिए दीपक, ऐसी बात नहीं है और उनका जो बयान आया है ठीक है वो हमारी नॉलेज में है, लेकिन देखिए दीपक मेरी बात सुने। इस वक्त अमेरिका, बशमूल अमेरिका के इस वक्त पाकिस्तान के सब लोग चक्कर लगा रहे हैं और पाकिस्तान से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तालिबान से उनके ताल्लुकात अच्छे इस्तवार करवा दें, क्योंकि इस वक्त जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनने जा रही है तो ऑब्वियसली ये सभी को वहाँ की हुकूमत माननी पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। और यही बात आप लोग जो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा की तरह इल्जाम लगाते हैं कि ये हर चीज़ के पीछे पाकिस्तान है, तो देखें पिछले 74 साल तारीख में ये पहला मौका है जब अफगानिस्तान के अंदर भारत का कोई इन्फ्लुएंशियल स्टेक नहीं है। भारत की इतने सालों की इन्वेस्टमेंट जो वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें, चाहे वो हुकूमत में हो या मिलिटेंट तंजीमों में हो, पर वो खर्च करता रहा है, वो अब डूब चुकी है। ले दे के डूबते को तिनके का सहारा ही के मानंद अब भारत जो है अहमद शाह मसूद और अमरुल्लाह सालेह पर तकिए किए बैठा है। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत इस कदर अंधा हो चुका है कि उसको ये भी नजर नहीं आ रहा है कि वो ये बात पाकिस्तान पे लागू नहीं होती क्या? अफगानिस्तान, अच्छा दुश्मनी भारत ने कर रखी है कि पाकिस्तान ने कर रखी है? कौम के नाम पर अलग मुल्क आपने ही मांगा था ना, भारत और पाकिस्तान, वरना तो एक साथ थे ना। तो दुश्मनी किसने पाली? आपने पाली, हमने पाली? सुने, आपके जो दूसरे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो इतनी देर से अपनी रागमाला जप रहे थे, वो आपकी मन की पसंद की बात थी तो आप खामोशी से सुन रहे थे। अब आपको भी सुन रहा हूं, हाथ रख रही हूँ, आप चटपटा रहे। तहम्मुल मिजाजी से बात सुने, मेरी तहम्मुल मिजाजी से बात सुने। देखिए पाकिस्तान दुश्मन में आप इतने अंधे हो चुके हैं, इस कदर भारत अंधा हो चुका है। दुश्मनी किसने पाली? उसको ये भी जिसने पाकिस्तान बनवाया उसने पाली या जिसने भारत से अलग पाकिस्तान दे दिया उसने पाली? इसका तो जवाब दीजिए सना जी। पूरी दुनिया में जारी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को एक नया हौसला मिला है। भारत अभी तक 15 अगस्त नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना क्या है। जब आपकी हुकूमत कोमे से बाहर आएगी ना, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आज की बदली हुई दुनिया आपको नजर ही नहीं आ रही है। इस वक्त तमाम दुनिया तालिबान के साथ एंगेज होने के लिए अपने जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको एंगेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका तक ये कह चुका है कि हम तालिबान के साथ महदूद हद तक राब्ते में हैं। और इसके अलावा पेंटागन से सना मैं आपकी बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खात्मे के खिलाफ जंग करेंगे, तो इसका तो मतलब ये है कि अमेरिका दहशतगर्दों को सरकार में बिठाकर हक्कानी नेटवर्क के मुखिया को रक्षा मंत्री बनाकर, इसके खिलाफ मुल्ला बरादर जिसने अलकायदा बनाया उसको प्रधानमंत्री बनवाकर आप आतंकवाद से मुकाबला करेंगे। आप लोग बहुत मेरी बात सुने, आप लोग नहीं, आप मुझे बताइए ना, हक्कानी नेटवर्क के मुखिया को रक्षा मंत्री बनाकर और मुल्ला बरादर जिसने अलकायदा की स्थापना की उसको प्रधानमंत्री बनवाकर आप आतंकवाद का खात्मा करेंगे। बड़ी अच्छी सोच है आपकी, मुबारक हो आपको। क्योंकि मेरी माँ कहा करती थी सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आप लोग इंसान खाकी के साथ आप लोगों ने क्या किया? आपने वहां पे आपने कर्फ्यू नाफिज कर दिया, आपने उनके लोगों को जनाजे में शिरकत की। ये आप लोग का तो असर चेहरा है। आप लोग तो घबराहट इतनी हो गई थी कि अगर वहां पे आवाम आ गई तो आपका तो तख्ता ही उलट जाएगा वहां पे कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। आप इंसानियत की बात करते हैं। आप लोग किस किस्म के लोग हैं कि आपके अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तभी आपको पाकिस्तान दे दिया हमने बिना इंसानियत के, है ना जनरल गुरमीत सिंह साहब? दुश्मनी किसने पाली है? पाकिस्तान ने पहले पाली या भारत ने पहले पाली, या भारत बड़ा दिल का है जिसने पाकिस्तान दे दिया इनको मजहब के आधार पर? शुरू से पाकिस्तान खटकता है जनाब, तो भारत की आंखों में शुरू से खटकता है। जनरल साहब। दीपक जी देखिए, गलत फहमी का कोई इलाज नहीं है, और ये जो भ्रम अगर कोई कहे, बिल्कुल गलत फहमी। मेरी माँ ये भी कहा करती थी शक की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। सना जी रिस्पेक्टफुली सुन लीजिए। देखिए, जो देश अपने आप को सोचता है कि वो टेररिज्म के ऊपर में अपना भविष्य बनाएगा, जो देश सोचता है कि रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म के ऊपर अपना भविष्य बनाएगा, जो देश सोचता है कि अपने आप को चाइना को बेच के लोन डेब्ट के ऊपर में अपना भविष्य बनाएगा,
जिस देश ने सिर्फ एक इंडस्ट्री बनाई है टेररिज्म की इंडस्ट्री, जिसने अपनी जनरेशन को फूंक दिया है, आप चाहती हैं कि आपके मुल्क के अंदर में, आपके समाज के अंदर में ऐसा वातावरण हो जहां जनरेशन को तबाह बर्बाद किया है, क्योंकि आप सिर्फ झूठ पे मबनी खबरें अपने टेलीविजन में बैठ के आप लोग बातें करते हैं। सना जी सुन लीजिए, ऐसा ना हो आप लोग का कोई वास्ता नहीं है। सना जी आपको बिल्कुल तफसील से सुना उन्होंने, सुन लीजिए उनको सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। उनकी नमाज में जनाजा और तस्लीम की रस्मों में शिरकत भी नामुमकिन बना दी। ये तो आप लोग का हाल है, पूर्ण रूप से फेल हो चुका है गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में। आपकी क्या हालत है? आप अपने आप अंदर, अपने घर के अंदर में झांक के देखिए। आप ऐसा मत बोलिए, आप एक यूथ है, आप एक महिला है, आपको अपने देश को निर्माण आप अपने घर की फिक्र कीजिए। पाकिस्तान बेहतर तौर पे अपनी घर की, अपने मुल्क की हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। जनाब इमरान खान की जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है भारत में, क्योंकि भारत की मर्जी की बात नहीं की जाती। इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ इंगेज है, आपको साइडलाइन किया हुआ है, एकदम खत्म। और आपका जो इलाका है ये डूरन लाइन के आसपास वाला पूरा अफगानिस्तान, उसको हड़पेगा। आप लिख के ले लीजिए। उसके बाद जिस प्रकार आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही हैं वो, और आप एक बात मेरी आप लिखते ना कागज के ऊपर में, ये जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान है, ये भारत अपना रेड लाइन बता चुका है, दिस विल बी इंटीग्रेटेड बैक। और आप जिस रास्ते पे चली हुई है, जहां आपका जो पूरा राष्ट्र चला हुआ है, जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने पूरे देश को फूंक दिया है, और अभी जो वेपन्स आएंगे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक गलत फहमी के साथ में आएंगे, उसकी देखना आग पाकिस्तान को किस प्रकार झुलसेगी। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की महिलाएं हैं, जो यूथ है, आप समझदार हैं, आपको मालूम है कि आपके राष्ट्र का निर्माण, आपके समाज का निर्माण एक बहुत जरूरी चीज है। टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म कभी भी किसी समाज का भला नहीं कर सकता है। ठीक है जल्द ये बात जल्द साहब, मैं एक सवाल पूछता हूँ। सना जी आप यूथ हैं, आप यंग है, आप में एनर्जी है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत ने दुनिया को क्या दिया? सत्या नडेला दिया, गूगल, सुंदर पिचाई दिया, हमने पेप्सिको की इंदिरा नूई को दिया। पाकिस्तान ने क्या दिया? हाफिज सईद दिया। पाकिस्तान ने क्या दिया? पाकिस्तान ने दिया ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में अमेरिका को। पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या दिया? मौलाना मसूद अजहर। पाकिस्तान ने और क्या दिया? आप बताइए ना, कितने आतंकवादी दिए? हक्कानी नेटवर्क वाला, वो मूल पाकिस्तान का है, जो अभी रक्षा मंत्री बनने जा रहा है आपका। मुल्ला बरादर, जो कभी अलकायदा और मुल्ला उमर से जुड़ा हुआ था, वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो अब दहशतगर्द अगर आपके पड़ोस में मंत्रिमंडल संभालेंगे तो आपके घर में तरबूज और टमाटर नहीं उगने वाले, आपके घर में भी बंदूकें और बम ही उगेंगे। सना जी, ककड़ी को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। अच्छा जो कर लेते हैं आप, अपनी खैर मनाएं। अब मेरी बात सुनिए, देखिए अगर आप मैं आपकी बात का जवाब जरा देती हूँ, लेकिन मेरी बात सुने। आप लोग जो है मुसलमान को या तालिबान को आप ये कहते हैं कि जो शिद्दत पसंद है, अगर भारत मजहबी शिद्दत पसंदी और सोच को तालिबानाइजेशन का नाम देता है, तो भारत में भी तालिबानाइजेशन है, और वो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जो इंसानियत के लिए ज्यादा हिंदुत्व आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान आपको प्लेट में सजा के दिया है। सना जी आप भूल गई, अपने वालिद साहब से पूछ लेती, अपने दादाजी से पूछ लेती। इसी हिंदुत्व सोच ने आपको पाकिस्तान प्लेट में सजा कर दिया है, या इसी सोच ने आपको पाकिस्तान प्लेट में सजा के दिया है? हिंदुत्व के नाम पर ऊंचे हो जाते हैं, तो आपने उस बच्ची का रेप कर दिया। तो भारत में भी शिद्दत पसंदी है, भारत में भी शिद्दत पसंदी है, और वो भारत में इस कदर फैल गई है। जैसे सुरेश के चौहान है, वो तलवार लेकर, वेपन्स लेकर आते हैं, ठीक है, और वो आपके मीडिया में और आपके मीडिया में दिखाते हैं। किसका नाम? सना मैं नामों को जानता तक नहीं। लहराते हैं अपने, आप पता नहीं क्या देखती हैं। थोड़े अच्छे चैनल देखा करिए भारत के, थोड़े अच्छे चैनल देखा करिए भारत के। दिखा वो सबके सामने, और ये शिद्दत पसंद मजबूत हो रही है कि शायद दूसरे देशों में भी ना हो। भारत में कोई एक ऐसा केस नहीं है जहां पे ये कहा गया हो कि चलो जी तुम अल्लाह अकबर पढ़ो, नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन भारत में ऐसे लातादाद केसेस हैं कि आप क्या बोला जाता है, जय श्री राम बोलो, नहीं तो पिटोगे, नहीं तो पाकिस्तान जाओ। भारत में ये बोला जाता है कि तुम मुसलमान हो तो तुम हमारी
लड़कियों को चूड़ी नहीं पहना सकते। फिर आप कहते हैं कि मुसलमान मजहबी शिद्दत पसंद होता है। भारत अपने अंदर झांकते के नरेंद्र मोदी खुद को शीशे में जब देखते होंगे तो मोदी को खुद के अंदर एक शिद्दत पसंद और जालिम जावेद नजर आता है। आपको नजर आता होगा, उनको नहीं नजर आता। भारत से कोई अगर कोई शिद्दत पसंद दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। सना हारून जी, पूरी दुनिया जानती है। आपके घर में ओसामा बिन लादेन मिलता है, आपके घर में ओसामा बिन लादेन मिलता है, आपके सैन्य हेडक्वार्टर के बगल में मिलता है ओसामा बिन लादेन। उसके बाद शिद्दत पसंद हम। आप ओसामा बिन लादेन को पालें, आप मासूम। पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो बड़ा ठीक है। प्रज्ञा टिब्रेवाल नहीं, प्रज्ञा के पास में जाऊंगा 5 मिनट के बाद। 9 बज रहे हैं, मैं सीधे यहाँ से सीधे चलता हूँ देव कार्लेकर जी के पास। देव कार्लेकर जी, देखिए अमेरिका ने क्या बोया है। अगर आप बारूद बोएंगे तो आपको मूली नहीं मिलेगी, टमाटर नहीं मिलेगा, ब्रोकली नहीं मिलेगी, बारूद ही मिलेगा वापस। देव कार्लेकर जी। दीपक जी, मैं पहले सना जी को कहूंगा, सना जी तो मेरी बहन है। सना जी, आवर डीएनए इज द सेम। पाकिस्तान कहाँ मानते हैं? उनका डीएनए तो अफगानिस्तान से मिलता है आजकल, तालिबान से। अगर जिना साहब के वालिद भी हिंदू थे, आप फोरफादर्स भी हिंदू है, तो आप अपने धर्म को आप डर के मारे आप कन्वर्ट हो गए, वो बात अलग है। लेकिन हर धर्म का गलत ना कीजिए प्लीज, सम्मान करें, हर धर्म का सम्मान करें। देखो, हमारा डीएनए सेम ही है। साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में आप देखे, फैक्ट्स को गलत ना कीजिए प्लीज, फैक्ट्स को गलत ना कीजिए। मैं साहब आऊंगा आपके पास, देव जी को बोल लेने दीजिए। मैं साहब इसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। और अब्दुल समद याकूब साहब भी जुड़ गए मेरे साथ, पीटीआई के स्पोक्सपर्सन। अगर आप देखें महाभारत में गांधारी जी गंधार से, विच इज कंधार से आई है, तो वी ऑल आर वन। जो अगर आप अखंड भारत देखें तो अफगानिस्तान से लेके हम वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, हमारा सारों का डीएनए सेम है। रही बात और 47 में जो एक लाइन क्या खींच दी, भारत ने पाकिस्तान को एक अलग नेशन क्या बना दिया। अगर आप देखें 70 साल में क्या हुआ है, पूरी दुनिया आज भारत को द लीडर इन आईटी के नाम जानती है। दीपक साहब ने नाम भी बयां किए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़े ऊंचे पद पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कंपनीज रन कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पाकिस्तान भी आईटी का लीडर है, लेकिन उस आईटी का डेफिनेशन है इंटरनेशनल टेररिज्म। पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया टेररिज्म के खिलाफ? टेररिज्म के खिलाफ कभी आवाज उठाई है? सना जी, आप औरत है, आपको पता है आपके ऊपर कितनी ज़ातियाँ होती है, आपके ऊपर कितने रेस्ट्रिक्शंस है। निकाह हलाला से लेके बिगमी से, आप जन्म से मृत्यु तक झूठ रहती है। तो आप यू मस्ट रिस्पेक्ट। भारत में हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं, हमारी देवियां हैं। जी जी, वो सम्मान देखा है हमने, सरस्वती जी, सारी देवियां का तो भारत में ना हम औरतों का सम्मान करते हैं। रखा है आप लोगों ने। अच्छा, एक बात बताइए सना, देव जी को कंक्लूड करने दीजिए। देव जी कंक्लूड करिए। सना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, आपको भारत में महिलाओं के साथ सलूक खराब दिखता है, जो मुख्यमंत्री रह चुकी है, प्रधानमंत्री रह चुकी है, राष्ट्रपति रह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी है। आपको तालिबान का सलूक महिलाओं के साथ अच्छा लगता है, जो उनको कोड़े मारते हैं, उनकी नाक काटते हैं, उनकी जबान काटते हैं। सना जी, आपको इस सोच का समर्थन करते हुए शर्म आनी चाहिए एक महिला के तौर पर कि तालिबान वाले नाक काटते महिलाओं की, तालिबान वाले कोड़े मारते महिलाओं को, तालिबान वाले 12 साल की लड़कियों को उठा के 60 साल की उम्र के बुड्ढों से शादी कर देते हैं। खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। मुझे बिल्कुल इस तरह के वाकयात, जहाँ पे देखिए मैं एक लड़की हूँ, ये मेरी मर्जी है कि मैं दुपट्टा ओढ़ूं, तो ये मेरी मर्जी है, कोई मुझे जबरदस्ती ये नहीं बोल सकता। क्यों कोड़े क्यों मारते हैं? ये आपके प्रधानमंत्री जो मुल्ला बरादर बनने वाले हैं, उनके चेले कोड़े क्यों मारते हैं महिलाओं को अफगानिस्तान में? बताइए ना, जबरदस्ती उनसे उनके कोड़े क्यों मारते हैं? उसमें भी एतराज है। कोड़े क्यों मारते बताइए ना, महिलाओं को नाक क्यों काटते हैं? औरतों के साथ ज्यादती होगी, उनके हुकूक सर्व किए जाएंगे, तो मैं उसके ऊपर भी आवाज बुलंद करूंगी। इसी तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौज वहां पे जो उन्होंने काबिज की हुई है, जो वहां पे औरतों ठीक है। सना जी रुक जाइए, आप बहुत एग्रेसिव हैं, आप तो उसके ऊपर भी मैं आवाज बुलंद करूंगी।
आप इमरान खान की तरह बैटिंग करना चाहती हैं, अच्छी बात है, आपका लेकिन इमरान खान अब फेल्ड हुक्मरान हो गए हैं। आपके देश में इनको सिलेक्टेड कहा जाता है। सीधे मैं चलता हूं, मेरी एक दर्शक प्रज्ञा टिपड़ेवाल जुड़ गई हैं जयपुर से। प्रज्ञा जी, सना जी की बात आप सुन रही होंगी, क्या कहेंगी प्रज्ञा जी? मैं सुन रही हूँ। देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका कि आपने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया इस कन्वर्सेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ इस चीज में, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी मैंने सारी बातें सुनी, सबकी बातें सुनी, सारी चर्चाएं सुनी, तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी कि चाहे कोई सा भी देश हो, स्पेशली तालिबान है, पाकिस्तान है, वहाँ इतनी सारी चीजें हैं महिलाओं के लिए कि उनको इतना ज्यादा रोक टोक में रखा जाता है कि हाई हील्स ना पहने, कुर्ते में पहने, वो मतलब छोटी बाजू नहीं पहन सकती हैं, और घर से ऐसे नहीं निकल सकती हैं, वो सिनेमा नहीं जा सकती हैं। मतलब ऐसा क्यों है? हमारे देश में कहा जाता है वो घर के बाहर नहीं जा सकती है, सिनेमा तो बैन है अफगानिस्तान के अंदर। देखिए हमारे देश में कहा जाता है यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते तत्र यर्मन्ते देवता, ये हमारे देश की एक सांस्कृतिक कहावत है। तो मैं ठीक है, सना जी को सुनना चाहिए इसको, सना जी को सुनना चाहिए इसको। सना जी देखिए भारत की सोच क्या है, और सोचिए आपकी सोच का समर्थन करिए जो तालिबान की है, जो महिलाओं की नाक काट देता है, 12 साल से ऊपर की महिलाओं का 60 साल के बड़े लोग रेप करते हैं, जो उनको कोड़े मारते हैं। अब्दुल समद याकूब साहब, ऐसे तालिबान का समर्थन करते हुए क्या आप इंसानियत को भूल जाते हैं? सबसे पहले तो आंचल मल्होत्रा साहब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे फेवरेट एनालिस्ट हैं, जो जिस प्रोग्राम में होते हैं मेरी कोशिश होती है कि वो ज्यादा बोले ताकि मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले। बिल्कुल, मैं अचल जी से आपका राब्ता कराऊंगा, बिल्कुल बातचीत कराऊंगा। जी जी, बाकी बात यही है कि वो आप एक फिक्स एजेंडे के तहत प्रोग्राम करते हैं कि तालिबान ये तालिबान वो एक घिसा पिटा आपका नैरेटिव है कि वो कल आपने जाके तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेना है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जी वो बताए ना कि तालिबान कौन से बड़े, कल आपकी फॉर्मल मीटिंग हुई है, तो ये इस तरह से आप अपनी ही अगेंस्ट जा रहे हैं, मेरे खिलाफ प्रोग्राम नहीं कर रही है। क्योंकि कल जब या 6 महीने बाद जब आप उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, अल्टीमेटली आप करेंगे रिकॉग्नाइज, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी करेगी, वहां पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट आई है, तालिबान गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ सब टेररिस्ट इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना रहे हैं वहां पे, तालिबान है। याकूब साहब, सब टेररिस्ट मिलके हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा, लश्कर जानवी, जैसे मोहम्मद, ISIS, सब अल-कायदा, सब टेररिस्ट मिलके इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना रहे हैं वहां तालिबान में। बैकडोर मीटिंग्स तो आपकी भी चल रही हैं तालिबान के साथ। याकूब साहब बोलिए, इंक्लूसिव। जी मैं समझा नहीं, आपकी शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्या कह रहे हैं? हो सकता है कि इनको तो कल पता चलेगा, कल उन्होंने अनाउंस किया कि कल हम जो है ना वो फॉर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट, कल देखेंगे कि क्या इंक्लूसिव गवर्नमेंट आती है, तमाम स्टेक होल्डर्स आते हैं या नहीं। लेकिन मैं ये हैरान हूं कि आपका क्या बनेगा जब आप किस मुंह से आप उनको एडमिट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, और किस मुंह से आप हमारा सामना करेंगे कि जब आप तो तस्लीम कर रहे होंगे, आपका हाई कमीशन खुल रहा होगा, फिर मैं आपको दावत दूंगा दीपक चौरसिया साहब आए वहां पे काबली पुलाव खाए, मैं भी यहाँ से आऊं। ना, अफगानी खाना हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छा मिलता है, आप आइए साउथ दिल्ली में आपको खूब खिलाता हूँ, लाइन से अफगानी दुकानें हैं वहां पर, जरूर आइए आप आइए, मैं आपको खिलाता हूँ। अचल मल्होत्रा जी, पाकिस्तान इस बात से खुश हो रहा है कि भारत को दिक्कत हो रही है, मतलब ये स्वांतः सुखाए का कौन सा फॉर्मेट है, मुझे समझ नहीं आता। पहले तो याकूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जरा नवाजी का, वरना आपकी भाषा में जिसे कहते हैं कि बंदा किस काबिल है। अब सवाल है आपकी परिस्थितियों का। देखिए कल क्या होगा, कल हम उनसे इंगेज करेंगे, कल हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत ही स्पेकुलेटिव है। नैरेटिव्स बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। कल तक आप पाकिस्तान जो है अमेरिका की मदद कर रहा था तालिबान से लड़ाई करवाने के लिए, आज पाकिस्तान तालिबान अमेरिका की मदद कर रहा है तालिबान से दोस्ती कराने के लिए, और ISI खुरासान से लड़ाई करवाने के लिए। तो देखिए ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जैसा कि वो कहते ही हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट फ्रेंड या फोर्स नहीं होते, परमानेंट सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट के चलते क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम जो बहस कर रहे हैं वो कर रहे हैं आज की परिस्थितियों में। आज की परिस्थितियों में हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने एक इररिस्पॉन्सिबल तरीके से अफगानिस्तान को बीच में छोड़ा। हिंदुस्तान की भाषा में से कहते हैं कि रायता फैला देना और बिना साफ किए हुए निकल जाना। तो उन्होंने ऐसा किया।
और ये होगी हालत कि अफगानी अब अमेरिकन की तरफ देख के कह रहे हैं या अमेरिकन जो है अफगानिस्तान की तरफ देख के कह रहे हैं कि बड़े बेआबरू होकर हम तेरे कूचे से निकले, और अफगानी जो है वो अमेरिकन को देख के कह रहे हैं क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। तो कहने का मतलब यह कि हम इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। अब जो रिप्लेस कर रहा है अफगान की ड्यूली इलेक्टेड सरकार, जिसको बनाने में आपकी भी बड़ी मदद रही है, आपने अमेरिका के साथ मिलकर बनाया है। अब मैं नहीं कहूंगा कि आपने उसे डिमोलिश करने में भी मदद करी है, वो हालात ने किया उसे डिमोलिश। बहरहाल जो बन के आ रहा है सामने उसे हम एनालाइज कर रहे हैं और दुनिया देख रही है। देखिए अभी भी तो यूएन की अगर कोई वुक्कत है तो यूएन के हिसाब से अल कायदा हो गया, ये आपका तालिबान हो गया, ये तो है तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मेरी जो मोहतरमा है मेरी बहन के बराबर, ये छोटी बहन के बराबर, वो मुझे ऐसा लगा कि वो ये जो इसको तालिबान को एक नेशनल मूवमेंट की तरह प्रोजेक्ट कर रही है कि ये तो एक बहुत ही नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। माफ करना, फिर मैं आपसे पूछूंगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या है? क्या वो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट है? बलूच नेशनल मूवमेंट है, वो क्या है? वो आतंकवादी है या वो भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है? तो बड़े सवाल हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। हमें अफसोस इस बात का है कि इस तरह से जोर जबरदस्ती से आप एक चुनी हुई सरकार को गिराते हैं, और वो जो गिराते हैं वो आतंकवादी हैं, आतंकवाद का उनके पूरे क्रेडेंशियल्स है। इससे पूरी दुनिया के आतंकवादियों को शह मिल रही है, सब उन्हें बधाई दे रहे हैं, सब अब ये एनकरेज और एम्बोल्डन फील कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हमें तो सावधान पहले से ही रहना है, हम तो हैं ही पहले से सावधान। हम तो जानते हैं कि अलकायदा, जैश-ए मोहम्मद, ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बैठी हैं जो अब और एम्बोल्डन होके हमारे इलाके में आके जो है मुश्किलें पैदा करेगी। लेकिन माफ करना, आप पाकिस्तान के भाई बहनों, आपको भी काफी जो है चौकस रहना पड़ेगा। हमारे एक और कहावत है, एक कैरेक्टर है जिसे भस्मासुर कहते हैं और उसे अंग्रेजी में फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर कहते हैं। तो आप ही के बनाए हुए जो ये आपके पेट्रोनाइज किए हुए हैं, कल ऐसा नहीं हो आप ही पे वार करे तो आप ही को लेने के देने पड़ जाए। तो लेट्स हैव अ बैलेंस एनालिसिस। ठीक है, सीधे मैं जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। अचल साहब आपने अपनी बात कंप्लीट की, जनरल बख्शी के पास चलता हूँ, उसके बाद सना के पास। जनरल बख्शी, 20 साल तक पाकिस्तानियों ने मिल के इन्हीं तालिबानियों पर बम गिरवाए, अमेरिकी प्लेन से, अमेरिकी ड्रोन से, अमेरिकी मिसाइल से। इतने एक दिन में तालिबान से इतना प्रेम इनको कैसे हो गया? क्योंकि 20 साल तक तो जब तक ये अमेरिका से पैसे ले रहे थे इन्हीं तालिबानियों को मार रहे थे। मैं आपको अब जरा लेटेस्ट वहां से खबर है कि मेजर जनरल आदिल रहमानी एसएसजी ग्रुप के कमांडर 2 एसएसजी बटालियन से पंजशीर पे हमला करवा रहे हैं। उनके सपोर्ट में एक स्क्वाड्रन टैंक है, एक बैटरी 155 मिलीमीटर गन है, 6 एपीसी ऑफिसर्स हैं, 4 यूए कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अभी तक एक पाकिस्तानी अफसर, एक जेसीओ और 7 जवान मारे गए हैं, 2 ऑफिसर, 4 जेसीओ, 11 घायल हुए हैं। इनके साथ कोई 300-400 तालिबानी मारे और घायल हैं, और काबुल का अस्पताल इस वक्त भरा हुआ है। ठीक है साहब। लेफ्टिनेंट जनरल सईद शमशाद, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान आर्मी के, पर्सनली इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं, और मेजर जनरल नुमान जो डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन वो वहां बैठे हुए हैं। जो पाकिस्तान की एमआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अफसर हैं, उनको हुक्म है कि वो घर नहीं जाएंगे जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता। तालिबान ने जनरल बाजवा से ये एक वायदा किया है कि अगर वो उनको ये जो वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह का सर ला दें तो वो पूरी मदद करेंगे उनकी जम्मू कश्मीर में। इस वक्त जीएचक्यू में ड्रोन के जरिए इस ऑपरेशन की लड़ाई युद्ध की जो लाइव तस्वीरें हैं वो वहां पे ब्रॉडकास्ट की जा रही हैं। जनरल बाजवा साहब लड़ाई की प्रोग्रेस खुद देख रहे हैं। और जनरल साहब आप जो बोल रहे हैं सब ब्रेकिंग न्यूज है, ये सब ब्रेकिंग न्यूज है। प्लीज ब्रेकिंग न्यूज चलाइए जनरल साहब जो बोल रहे हैं। देखिए मैं बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं।
ये बहुत खतरनाक एक हरकत पाकिस्तान की है। तकरीबन सारी अभी तक तालिबान की सरकार फॉर्म नहीं हुई। सारी दुनिया की मान्यता अभी तक जो अफगान सरकार थी उसको है। गनी साहब बेशक भाग गए हों, वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह साहब इस वक्त पंजशीर में है। पंजशीर से अफगान रेजिस्टेंस भीषण फाइट बैक कर रहा है। उन्होंने पुलेचार्की की जो स्टेट कैपिटल है उस पर कब्जा कर लिया है और जो सलान टनल है उसके इलाके में भी रिपोर्ट्स आ रही है कब्जा है। लेकिन जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं और ये पाकिस्तान से आई है, जरा पूछिए इन जनाब को। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, उनकी एक वीडियो चैनल है हॉट न्यूज हॉट इशू चैनल, वो मिनट बाय मिनट ब्रॉडकास्ट दे रहे हैं कि किस तरह पेशावर के 11 कोर कमांडर सारे ऑपरेशन को देख रहे हैं। सीडीएस साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बाजवा साहब मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में बैठे हैं। मेरे लिए एक खराब खबर है बाजवा साहब के लिए। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता जो सोवियत आर्मी के ऑपरेशन चले थे अफगानिस्तान में 1980 की दशक में, तो आपको पता चलता कि पंजशीर वैली के ऊपर सोवियत फौजों ने 7 बड़े हमले किए। जो आखिरी बड़ा हमला था उसमें उनकी गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन 101, 102, 104 इनके जो क्रैक रेजिमेंट थी उनको इस्तेमाल किया गया था। एक मोटराइज्ड राइफल डिवीजन इस्तेमाल हुई थी। 10,000 अफगान फौजें इस्तेमाल हुई थी। पहले उनके तुपले बॉम्बर्स गए थे, उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की थी पंजशीर की, ठीक है साहब। और उसके पश्चात उनके हाइंड अटैक हेलीकॉप्टर गए थे जो कि काफी ज्यादा ताकत रखते हैं, यूए कोबरा से ज्यादा फायर पावर रखते हैं। उसके बाद उनकी तोप खाने की जो एक बैटरी नहीं, उनके तोप खाने की वहां पे जो है एक मल्टी बैरल ग्राड रॉकेट रेजिमेंट्स और 130 मिलीमीटर मीडियम गनों ने ताबड़तोड़ फायर किया। उसके बावजूद ताजिक बहादुरों ने उनके दांत खट्टे कर दिए। ठीक है साहब। तो अभी भी पंजशीर में यही होने वाला है जनरल साहब, आपको लगता है कि शेर है? अभी तक तालिबान केवल औरतों को पीट पीट के, बेचारी बिटिया जैसी औरतों को पीट पीट के बड़े 30 मार खा बन रहे थे। हालत पतली हो गई जब हमले किए 2 तालिबान के ऊपर। खूना खच्चर हो गया है, काबुल का अस्पताल भर गया है। रोते हुए ISSG के कमांडोज लेके आए हैं पाकिस्तान के कि ये लड़ाई हमारी जो है काबिलियत के बाहर है। जब औरतों की पिटाई करनी हो इस बिटिया जैसी, उनको कोड़े मारने हो, तो वो आगे आएंगे साहब। मयद अली साहब, पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट, उनसे जरूर पूछूंगा कि क्या पाकिस्तानी जनरल लड़ रहे हैं पंजशीर वैली में तालिबान की तरफ से। लेकिन उससे पहले चारू गुप्ता भोपाल से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। चारू जी, क्या कहेंगे अफगानिस्तान की हालत के बारे में? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ सर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ जहाँ से आप बिलोंग करते थे। मैं खरगोन से ही बिलोंग करती हूँ सर। जी बताएं, अपना राय बताइए। जी सर, ये अफगानिस्तान में जो हालात है, अगर सर तालिबान सरकार बन जाती है तो वहाँ की हालत बहुत बदतर हो जाएगी और पूरे देश में एक आतंक सा जुड़ जाएगा। जैसा कि अभी वहाँ पे बता रही थी सना मैडम, बता रही थी महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ इतना ज्यादा अत्याचार होने लगेगा। अभी वहाँ पे जैसे हम हालात देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, उन्हें कोड़े मारे जा रहे हैं। तरीके के हालात और देश में बदतर होते रहेंगे। और सर जिस तरीके से हम देखते हैं आतंकवाद का बढ़ावा, एक आतंकवाद सरकार क्या कर पाएगी? ठीक है, बिल्कुल सही कहा। एक आतंकवादी सरकार वहां पर क्या कर पाएगी, यही सवाल होगा ब्रेक के बाद मयद अली साहब से कि क्या इसी आतंकवादी सरकार का पाकिस्तानी सेना पंजशीर की लड़ाई में खुलकर समर्थन कर रही है। ब्रेक के बाद देश की बहस में हम बात करें अफगानिस्तान के बारे में। अभी अभी जनरल GD बख्शी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पंजशीर में जो अविजित इलाका है अफगानी लड़ाकों का, वहां पर तालिबान की मदद पाकिस्तान की रेगुलर सेना कर रही है और खुद जनरल बाजवा इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब हैं, अचल मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व राजनयिक देव कार्लेकर साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट
एनालिस्ट यूएस से अब्दुल समद याकूब साहब है, फाउंडिंग मेंबर है पीटीआई के और स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सना हारून है पाकिस्तान की पत्रकार, और मैयद अली साहब हैं पाकिस्तान डिफेंस एनालिस्ट। लेकिन सीधे चलूंगा मैं अनुज के पास, ललितपुर। अनुज, बचपन से बड़ा सुना है ललितपुर के बारे में, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर न छोड़िए जब तक मिले उधार। बड़ा उधार मिलता है ललितपुर में। और फिर अफगानिस्तान पे अपनी राय भी बताइए। ये आपने जो कहा है बहुत पुरानी कहावत है, बुंदेलखंड को लेकर के, ललितपुर को लेकर के चला गया है। भाई साहब, वर्तमान में जो हमारे यहाँ प्रचलन है, इस कहावत का उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा है कट गई वो फांसी, लुट गए वो हार, और मर गए वो बनिया जो देते थे उधार। चलिए बढ़िया, बताइए अफगानिस्तान पे राय क्या है आपकी? मैं जीडी बख्शी साहब के बयान से एकदम सहमत हूं। ऐसे आम जनमानस को लेकर के उनको विकृत मानसिकता जो पाकिस्तान की हमेशा से रही है, वो तालिबान के विषय से भी मैं उसको इतर नहीं देखता हूं। आम जनमानस आज वहां भूखों मर रहा है, रहने की कोई व्यवस्था वहां पे नहीं है। किसी व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी ना तो अफगानिस्तान में कोई लेने को तैयार है, और उनके सहयोगी ऐसे आम जनमानस को परेशान करने में जितना पुरजोर सहयोग इस समय चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों देश मिलकर के कर रहे हैं, पूरा विश्व आज इनका चेहरा आज देख रहा है। मुझे लगता ठीक है, बहुत बढ़िया अनुज। मनोज, मेरे पास आपके लिए वक्त इतना था, सीधे चलता हूं सना के पास। सना, मुझे बताइए, मैं माफ कीजिएगा, समद याकूब साहब के पास, पीटीआई से जुड़े हैं, इमरान खान की पार्टी से। मुझे बताइए, मैयद अली साहब के पास भी जाऊंगा। याकूब साहब, एक छोटा सा जवाब मुझे दीजिए, क्या वाकई जनरल बाजवा पंजशीर की लड़ाई का मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हम तो खुलासा कर चुके हैं बिल्कुल। क्या कहेंगे आप जनरल बख्शी? मेरा ख्याल है कि जनरल जीडी बख्शी साहब भी तालिबान की मिलिट्री जो कैपेबिलिटीज है उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तालिबान को हमसे मिलिट्री असिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए सफिशिएंट है, उनके पास बहुत कुछ है। तो जनरल साहब हंस रहे हैं। मैयद अली साहब से एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं, फिर जनरल बख्शी के पास चलूंगा। मैयद अली साहब। जी, मैं बख्शी साहब की इस बात से बहुत हैरान हुआ हूँ। हमारे यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी गवर्नमेंट इस बारे में सोच रहे हैं कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, कितने केयरफुली हमने चलना है। आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात की है, वो भी एक मतलब एक इशू है। मैं हैरान हूँ, बख्शी साहब के पास ये खबरें कहाँ से आई, कौन इनको दे रहा है? पंजशीर से बैठा हुआ खबरें, पाकिस्तान से दे रहा है वो बंदा, पाकिस्तान से दे रहा है। जनरल साहब ने सोर्स भी बता दिया, और क्या चाहिए आपको? जनरल साहब ने बता दिया, पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है जो लाइव खबर दे रहा है पूरी, बाबा शॉर्ट्स भी दिखा रहा है। सारे यहाँ सारे एनालिस्ट बैठे, कौन सा लाइव, सारे एनालिस्ट बैठे हुए हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी किसी चीज में इन्वॉल्व होगी तो कोई यूट्यूबर नहीं बता सकेगा, वो बड़ा मुश्किल काम है। आप पाकिस्तान आर्मी को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें, और ना ही पाकिस्तान। अरे सर, जो आर्मी अपने सैनिकों के शव छोड़ के भाग गई कारगिल में, उसको ओवर एस्टिमेट तो किया ही नहीं जा सकता। जो अपने सैनिकों के शव छोड़कर कारगिल में भाग गई, उसको कौन ओवर एस्टिमेट करेगा बताइए? कारगिल में जिसके ढाका में जिसके फौजियों ने सरेंडर किया, 10,000 फौजियों ने, कितने थे जनरल साहब? इतने ही थे ना लगभग। आप बिल्कुल ना डरे, फिर आप क्यों डर रहे हैं? अगर ऐसी सेना है तो फिर उन्होंने पंजशीर में क्या करना है? मतलब कमाल है, आपकी समझ नहीं आती। इधर आप पंजशीर की बात कर रहे हैं, उधर आप कारगिल की बात कर रहे हैं। सर, मैं यही कह रहा हूँ ना, पंजशीर में गोली खा के काबुल के अस्पताल में आ रहे हैं, यही तो जनरल साहब बता रहे हैं। और क्या बताया जनरल साहब? बता दीजिए जनरल साहब, सोर्स भी बता दीजिए इनको। सना, मैं आपके पास आ रहा हूँ 1 मिनट पे जनरल साहब के बाद। उनको अपने शहर से बाहर नहीं पता क्या हो रहा, बातें कर रहे हैं। अच्छा, वो ठीक है। बहुत बात कहना चाहूंगा मैं, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जनरल साहब को एक बात कहना चाहूंगा। पहले मैं कह दूं साहब? जी, आप कह दें, आप कह दें। बिल्कुल। घंटे जीडी बख्शी साहब आप बोल ही रहे हैं और आपकी राग वाला सुनी। सना जी, सबसे ज्यादा तो आपने बोला। ऐसा इल्जाम मुझ पे मत लगाइए कि मैंने आपके साथ पार्शलिटी की। सबसे ज्यादा तो सना आपने बोला। आपको ध्यान ही मिलेगा। कह रही हूँ, इतने पिछले घंटे से तो जीडी बख्शी अपनी राग वाला झपी रहे हैं, हम सुन। आप 8:30 बजे आई हैं, जनरल साहब तो 9:15 बजे मुझसे जुड़े हैं। जनरल साहब बोलिए आप। सना, मैं आप उसके बाद आपके पास आता हूँ। कभी आपका बुरा हाल। अच्छा देखिए, डॉक्टर अयूब बिरजा चैनल अपनी जरा खोल, जो आपके मोबाइल फोन हैं, यूट्यूब पे जाइए, आपको ये सोर्स पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो मिल जाएंगी।
मैं फिर दोहरा दूं आपकी वाकई के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल जरा सुन लेना बिटिया रानी, पलता है वो भारत की कई चलाता है वो, तो बाबा आपके करके बात कर रहा हूँ, आपके ट्रोल्स काम कर रहे हैं सारे, आपके बॉट्स काम कर रहे हैं सारे, आप साउथ पाकिस्तान पे डाले जा रहे हैं। आप थोड़ा सुन लीजिए, मायद अली साहब सुन लीजिए ना प्लीज, सना सुन लीजिए प्लीज। सवाल करना है जीडी बख्शी साहब से आपसे, वो बड़े आराम से सुन रहे हैं। मैं अच्छा जीडी बख्शी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे आपसे एक सवाल करना है। मैडम वो खत्म कर ले, आप सवाल करिएगा सना, मैं बिल्कुल मौका दूंगा आपको। हाँ, अब मैं जरूर आपका सवाल सुनना चाहूंगा, खासकर बिटिया रानी का, कि हमारी पाकिस्तान की बेटियां क्या सोच रही हैं इस वक्त। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद शमशाद, जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, वो इस ऑपरेशन के ओवरऑल इंचार्ज हैं। उसके साथ जो उनके डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो भी बैठे हैं। वो मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के तमाम अफसर्स को हुक्म है कि वो घर नहीं जा सकते जब तक ये ऑपरेशन खत्म ना हो। मेजर जनरल आदिल रहमानी एसएसजी ग्रुप के जो कमांडर हैं, पर्सनली सिविल कपड़ों में इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। 2 एसएसजी की बटालियन इसमें इन्वॉल्व हैं इस वक्त। एक स्क्वाड्रन टैंक, एक बैटरी 155 मिलीमीटर हॉविट्जर मीडियम गन, 6 आर्मड पर्सनल कैरियर हैं, 4 यूए कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर सपोर्ट दे रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान की कैजुअल्टी किल्ड, 1 अफसर, 1 जेसीओ, 7 अदर रैंक मारे गए। घायल 2 अफसर, 4 जेसीओ, 11 अदर रैंक आपकी सबसे इलीट एसएसजी के मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग एस्टिमेट्स हैं जो नॉर्दर्न अलायंस से आ रहे हैं कि 450 के करीब तालिबानी ढेर कर दिए गए। ठीक है जनरल साहब, सना जल्दी से आप सवाल पूछिए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है, जनरल साहब जवाब देंगे। अच्छा जीडी बख्शी साहब, आप अब इतनी बड़ी आपने सारा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आप बात कर रहे हैं। पहली बात तो आपके इस पूरे सवाल में से सिर्फ एक इतना जवाब दूंगी कि अमजद अयूबी जो है वो भारत का टाउट है, उसकी किसी खबर पाकिस्तान कान नहीं धरता। एक बात। दूसरी बात, आपसे मेरा ये सवाल है, मतलब पाकिस्तान में भारत के टाउट है, पाकिस्तान का नक्शा खींच मतलब पाकिस्तानी लोग टाउट बन जाते हैं जल्दी से। आपसे ही आपके मैं ये दीपक के प्रोग्राम में पहले बोल चुकी, आप मौजूद नहीं थे। अच्छा हुआ अब आपसे मुलाकात होगी तो आपसे मैं डायरेक्ट सवाल कर रही हूँ। आपने तो सर ये कहा था, आप ही के जो एंकर हैं वो उन्होंने आपसे सवाल किया था, जी भारत को कोई पूछ रहा नहीं है, भारत का कहीं नामो निशान नहीं है। आपका स्टेटमेंट है ये, और ज़ाहिर आप एक जिम्मेदार शख्स हैं तो आपकी बात एक वजन है। आप ही ने ये कहा था कि जी आपको कोई क्यों पूछेगा, क्योंकि आपकी जब सेना से कहा गया कि भाई ट्रूप भेज दो, तो आप लोग के पसीने छूट गए, ये आपके अल्फाज थे। फिर आप लोग किस मुंह से बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं जनाब? 20 साल से आप लोग प्रॉक्सी कराते रहे, आपकी सुन लीजिए ना, आप वहां पे सुन लीजिए ना, अब जनरल साहब का जवाब सुन लीजिए सना। जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे, वहां पे आपने अशरफ गनी हुकूमत के जेबों में पैसे भरते रहे और उनको वर्गलाते रहे वहां की मासूम अवाम में। वो आपकी जो सारी चालाकियां है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान समझता है क्योंकि आपसे डसा हुआ है। और जैसा पाकिस्तान जिस लाइफ में है ना, क्विक जवाब मेरे पास, मुझे ब्रेक भी लेना है। भारत के सीने पे सांप लौट रहे हैं, इसलिए आप लोग समझ में तो आ रहा नहीं है, पता नहीं कौन सी आप लोग कहानियां लेकर आगे बैठ जाते हैं। आपको अपने वतन की, अपने मुल्क की आप फिक्र करें कि आपके मुल्क के अंदर किस तरह के जो है जो आप लोग। अच्छा सना आप सुन लीजिए, सिर्फ जनरल साहब की आवाज, सना प्लीज सुन लीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ब्रेक लेना है, आप समझती है टेलीविजन। किसी दूसरे के घर की फिक्र करिएगा। अच्छा थैंक यू बेटिया, मुझे बड़ा वेल डन, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी हिम्मत जोश देख के, वेरी नाइस। लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आप कभी तालिबान के हाथ ना पड़े, आप कभी काबुल ना जाएं मेरे बच्चे, आप मेरी बेटी जैसे हैं। मैं कभी आपको कोड़े पड़ते नहीं देखना चाहूंगा, आप पे पत्थरबाजी होते नहीं देखना चाहूंगा बेटा। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है, मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तालिबान के जैसे दरिंदों के हाथ आप कभी पड़े। बहुत खूबसूरत जवाब दिया जनरल बख्शी आपने सना। चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही है, चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। अगर बंदूक बोएंगे तो बम और बारूद ही मिलेगा रिटर्न में, जैसा कि अब तालिबान के साथ होने वाला है। क्या तालिबान के सत्ता में आने पर आतंकवाद बढ़ेगा? यस कहना है 92% दर्शक देश की बहस के ये कहते हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।